हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का रिवीजन। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ध्यान से सुनना प्लीज। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जो कि अप्लाई किया जाता है कहां पर, जहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट लेकर उस पर काम करता है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट यानी मोर देन 1 ईयर टाइम कॉन्ट्रैक्ट। 1 साल से जो ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट होगा उस केस में हम उसकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में किस तरह से कॉस्ट कंप्यूट करते हैं वो हमें यहां पर सीखना है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के केस में कॉन्ट्रैक्टर हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वो ड्यूरिंग द पीरियड जिन कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम कर रहा है, हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक अकाउंट बनाता है जिसे हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एक फॉर्मेट लिखा हुआ है। उस फॉर्मेट को हम एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। अभी हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। कोई भी खर्चा हो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, कोई भी इनकम है उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के रेस्पेक्ट में जो भी खर्चे हुए हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट होंगे। कोई इनकम है तो वो क्रेडिट होगी। ध्यान देने वाली बात, इनकम कैसे निकाली जाएगी बस वही हमें यहां पर सीखना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट जो होता है वो कैसे कंप्यूट होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट पर होने वाला प्रॉफिट तभी तो पता चलेगा जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया हो। लेकिन मैंने कहा मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, अभी हम पहले ही साल कॉन्ट्रैक्टर उस पर काम करते हुए आ रहा है, अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो उस पर प्रॉफिट हम अभी से कैसे निकाल सकते हैं? वो तो हम तब निकाल पाएंगे ना एक्चुअल प्रॉफिट जब 3 साल बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमें हर कंपनी को एट द एंड ऑफ द ईयर अपना प्रॉफिट एंड लॉस या अकाउंट बनाना पड़ता है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज करने पड़ते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के रेस्पेक्ट में ही प्रॉफिट निकाला जाना चाहिए। फिर तो कैसे निकाला जाएगा वही हम यहां पर सीखने वाले हैं। ध्यान से समझना जरा प्लीज। देखिए कोई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, जैसे जब एक कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करता है तो हर कॉन्ट्रैक्ट को वो कोई नाम, कोई नंबर, कोई कोई कोड दे सकता है। कोई भी नाम, नंबर, कोड वो रख सकता है। जैसे हम यहां पर इसे कह देते हैं कॉन्ट्रैक्ट 123 अकाउंट। अब ये क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट को नंबर दे दिया है हमने। ध्यान से समझना जरा प्लीज। मान लीजिए हम फटाफट से सारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की एंट्रीज यहां पर रिवाइज करेंगे, ध्यान देना प्लीज। ये एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट है। कॉन्ट्रैक्टर ने इस कॉन्ट्रैक्ट के रेस्पेक्ट में मटेरियल खरीदा, इस कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के लिए, यूज करने के लिए, और इसकी साइट पर भेज दिया। तो यहां पर एंट्री डाली जाएगी टू मटेरियल। ध्यान से, खर्चा हो गया कॉन्ट्रैक्टर का। अच्छा, कितने का मटेरियल भेजा? फॉर एग्जाम्पल ये मटेरियल भेज दिया है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का मटेरियल भेज दिया है तो वो इस अकाउंट में यहां पर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट 123 अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें से किसी भी वजह से इसमें से कुछ मटेरियल इस कॉन्ट्रैक्टर को बेचना पड़ गया, किसी भी वजह से अपने फ्रेंड को देना पड़ा या किसी भी वजह से कहीं और बेचना पड़ा। तो अब आप बताइए, इसमें से मैं कहता हूं मान लीजिए इस कॉन्ट्रैक्टर ने 1 लाख के मटेरियल में से 30,000 की कॉस्ट का मटेरियल सेल कर दिया। 30,000 की कॉस्ट का मटेरियल। अच्छा, हमने तो पूरा 1 लाख यहां पर डेबिट कर दिया था, तो अब क्या करेंगे हम यहां पर लिखेंगे बाई मटेरियल सोल्ड। ध्यान से प्लीज, मटेरियल सोल्ड।
अच्छा, मैंने कहा 30,000 की कॉस्ट का मेटेरियल उठाकर बेच दिया, क्या 30,000 में ही बेच दिया? ये तो कोई जरूरी नहीं है। मान लो उसने बेच दिया है 30,000 की कॉस्ट का मेटेरियल 40,000 रुपीज में, तो हम यहां पर इसे क्रेडिट कर देंगे 40,000 रुपीज। ध्यान से सुन लेना, 30,000 की एक साइट है, कॉन्ट्रैक्ट जहां पर काम किया जा रहा है, वहां पर 1 लाख का मेटेरियल भेजा गया था, 30,000 का मेटेरियल उठा लिया गया, बेच दिया 40,000 में। ये बताइए साइट पर कितने का मेटेरियल अभी रखा है? 1 लाख का मेटेरियल था, 30,000 का मेटेरियल निकाला है वहां से, तो 70,000 का मेटेरियल तो अवेलेबल है ना वहां पर। वो बात अलग है कि 30,000 का मेटेरियल उठाकर 40,000 में बेचा है, वो जो 10,000 प्रॉफिट अर्न किया है उसका इस कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना थोड़ी ना है, वो तो कॉन्ट्रैक्टर का अपना प्रॉफिट है। लेकिन आप सोचो, हमने यहां पर ये बात क्लियर है कि 70,000 की कॉस्ट का मेटेरियल अभी भी साइट पर है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को अगर आप देखें, 1 लाख डेबिट हुआ और 40,000 क्रेडिट हो गया। अगर नेट इफेक्ट देखें तो कितना अमाउंट डेबिट है? सर ये तो 60,000 है, जबकि साइट पर कितना मेटेरियल रखा हुआ है? सर वो तो 70,000 रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल। ये कॉन्ट्रैक्टर का अपना प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए। कितने का प्रॉफिट है? 10,000 रुपए का। 10,000 का कैसे निकाला हमने? हमने कहा 30,000 की कॉस्ट का मेटेरियल 40,000 में बेचा, ठीक है। और सोचो जरा, जब हमने यहां पर लिखा है, ये हमने लिखा है टू P&L अकाउंट, तो सोचिए जब इस कॉन्ट्रैक्टर का P&L अकाउंट बन रहा होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? ये वहां पर ये इधर आकर क्रेडिट हो जाएगा बाई कॉन्ट्रैक्ट 123, लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं मैं सिर्फ, 123 ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल 10,000। तो अगर कोई प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर को हुआ है तो प्रॉफिट P&L अकाउंट में क्रेडिट ही तो होता है। देखो यहां पर ये प्रॉफिट इसका चला जाएगा और ये अकाउंट हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक कैसे हो जाएगा? देखिए जरा, टोटल अमाउंट डेबिट कितना हुआ? 1 लाख और 10,000, 1,10,000, क्रेडिट कितना हुआ? 40,000, नेट इफेक्ट बताइए 70,000। तो 70,000 की कॉस्ट का ही तो मटेरियल है जो साइट पर रखा हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते समय यूज होगा। समझ आई बात? ध्यान से सुन लेना, ध्यान से। मैंने आपसे कहा 1 लाख का मेटेरियल हमने यहां पर भेजा था, इसमें से हमने कुछ मटेरियल 40,000 का बेच दिया। इस बेचने पर अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसे हम यहां पर डेबिट करके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कहां पर? P&L अकाउंट में। और बाय चांस अगर इस सेल करने पर लॉस हो गया हो तो सेम उसी तरह फिर इधर आ जाएगा बाय P&L अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल, लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल, जो भी अमाउंट है वो यहां पर आ जाएगा। समझ आई बात? और क्योंकि हमने यहां पर लिखा है बाई P&L, तो P&L अकाउंट में किधर जाएगा? वो इधर जाएगा टू कॉन्ट्रैक्ट 123 लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल। और आप समझें, अगर कोई लॉस हो जाता है तो वो P&L अकाउंट में डेबिट ही तो होता है, तो हम यहां पर डेबिट ही तो कर रहे हैं। बात समझ आ गई? कुछ एंट्रीज हमने यहां पर सीख ली, 3-4 एंट्री। एक बार उस फॉर्मेट में मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, यहां पर देखो, सबसे पहली एंट्री क्या लिखी है हमने? टू मटेरियल, जो भी मटेरियल खरीद कर हमने इशू किया वो यहां पर डेबिट कर देंगे। अगर इसमें से कुछ मटेरियल सेल हो गया है तो देखो क्रेडिट साइड में एंट्री है, ये रही बाई मटेरियल सोल्ड, ये यहां पर क्रेडिट कर दिया, ये सेल वैल्यू है। अगर ये प्रॉफिट पर बेचा गया है तो देखो डेबिट साइड में दूसरी एंट्री, टू P&L अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल, यहां पर डेबिट कर देंगे, यानी इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट के अंदर। और अगर बाई चांस ये जो मटेरियल सेल किया है, अगर ये लॉस पर सेल किया है, तो यहां पर क्रेडिट साइड में देखिए ये रहा बाई P&L अकाउंट लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल, ये यहां पर ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये 4 एंट्रीज, 2 डेबिट साइड की और 2 क्रेडिट साइड की, मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। बात समझ आ गई है? सोचो जरा फिर से, यहां पर देखिए, ये बात क्लियर हो गई। मैं ये सारी चीजें हटा देता हूं। 1 लाख की कॉस्ट का मटेरियल था जो हमने यहां पर डेबिट किया था। फिर से ध्यान दो,
1 लाख की कॉस्ट का मटेरियल था जो हमने यहां पर डेबिट किया था। इस मटेरियल में से इस कॉन्ट्रैक्टी की साइट से मैं कुछ मटेरियल उठाकर किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर भेज देता हूं। आप समझो, ये कॉन्ट्रैक्ट है 123, यानी मैं मान लेता हूं कि जिस कॉन्ट्रैक्टी के लिए हम ये काम कर रहे हैं उसका नाम है 123। इसकी साइट पर हमने 1 लाख का मटेरियल भेजा था जो कि हमने यहां पर डेबिट कर दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसकी साइट से कॉन्ट्रैक्टर कुछ मटेरियल उठाकर किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर की साइट पर भेज देता है। क्यों? ये मटेरियल तो हमारा है ना, हमारा यानी कॉन्ट्रैक्टर का। वो कहीं पर भी कितना मटेरियल भेजे, कितना भी लगाए, कितना भी ना लगाए, उसकी मर्जी है। कॉन्ट्रैक्टी से क्या लेना देना है? कॉन्ट्रैक्टी से लेना देना तो सिर्फ ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने पर जो उनके बीच एग्रीमेंट हुआ है, वो जो अमाउंट लिया जाना है, जिसे हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यानी कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने का फाइनल प्राइस क्या फिक्स किया गया है, जिसे हम नाम देते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्टर को काम कंप्लीट करना है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो फिक्स किया गया है वो कॉन्ट्रैक्टी से रिसीव करना है। कितना मटेरियल लगाएगा कॉन्ट्रैक्टर, कितने वर्कर्स काम करेंगे साइट पर, कितनी मशीनरी यूज की जाएगी साइट पर, इससे कॉन्ट्रैक्टी को कोई भी लेना देना नहीं होता। यह कॉन्ट्रैक्टर का काम है, ठेकेदार का काम है। चलो, हमने कहा 1 लाख रुपए का मटेरियल इन्होंने भेजा था, जिसमें से कुछ मटेरियल यहां से साइट से उठाकर अपने ही किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर भेज दिया। लेकिन हमने तो यहां पर डेबिट किया हुआ है 1 लाख, तो हम यहां पर क्या करेंगे, फिर हम यहां पर एंट्री डाल देंगे बाय कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए यहां से उठाकर इन्होंने दूसरे साइट पर भेजा, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर भेजा, जिसका नाम है XYZ। तो हम यहां पर डाल देंगे बाई कॉन्ट्रैक्ट XYZ अकाउंट। अच्छा, कितने का मेटेरियल भेज दिया? फॉर एग्जांपल 30,000 का मेटेरियल भेज दिया। सोचो जरा, तो जो कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है XYZ, उसके लिए भी तो एक अकाउंट बनाया जा रहा होगा। जब ये यहां पर हमने लिखा बाई कॉन्ट्रैक्ट XYZ, तो यहां पर क्या आ जाएगा? टू कॉन्ट्रैक्ट 123 अकाउंट। कितने का मेटेरियल? 30,000 का। समझ आ गई बात? 70,000 का इस पर बच गया, 1 लाख डेबिट और 30,000 क्रेडिट। यानी 1 लाख डेबिट किया, 30,000 क्रेडिट किया, इसका मतलब 70,000 का इस कॉन्ट्रैक्ट पर यूज होगा। और क्योंकि हमने 30,000 ये ट्रांसफर कर दिया है, तो ये यहां पर आ गया, ये 30,000 का इस कॉन्ट्रैक्ट पर यूज होगा। यानी अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की साइट से कुछ मेटल उठाकर कहीं और भेज दिया जाता है, तो उस अकाउंट में क्रेडिट कर देना चाहिए। और अगर किसी दूसरी साइट से मेटल मंगाया जाता है, तो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर देना चाहिए। ये देखिए, ये एंट्रीज भी हमने यहां पर लिखी हुई हैं। देखो जरा, पहले क्रेडिट साइड में देखते हैं। ये वाली एंट्री देखो, फोर्थ एंट्री यहां पर बाई कॉन्ट्रैक्ट XYZ अकाउंट। क्या लिखा है हमने? मेटेरियल ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट XYZ। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से, जिसके लिए कि हम ये अकाउंट बना रहे हैं, कुछ मेटेरियल उठाकर किसी दूसरी साइट, किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर यूज करने के लिए भेजा जाता है, तो इस अकाउंट में, इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या हो जाएगा? अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट साइड में देखें, यहां पर देखिए थर्ड एंट्री, टू कॉन्ट्रैक्ट ABC अकाउंट। मेटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ट्रांसफर टू नहीं है यहां पर, ट्रांसफर्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ABC। किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से अगर मेटेरियल मंगाया जाता है, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ये बात ठीक है? अच्छा, इस साइट पर, जिसके लिए कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, इस साइट पर अगर कुछ मेटेरियल लॉस्ट हो जाता है, मान लीजिए मेटेरियल चोरी हो गया। अच्छा, चोरी हो गया तो ये तो कॉन्ट्रैक्टर का नुकसान हुआ ना, कॉन्ट्रैक्टी का इसमें क्या लेना देना है? तो ये कॉन्ट्रैक्टर के P&L अकाउंट में जाना चाहिए। क्रेडिट साइड में देखिए थर्ड एंट्री बाई P&L अकाउंट। क्या लिखा है हमने? एबनॉर्मल लॉस। कोई भी एबनॉर्मल लॉस अगर कॉन्ट्रैक्ट की साइट पर होता है, कॉन्ट्रैक्ट की साइट पर, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या किया जाना चाहिए? क्रेडिट किया जाना चाहिए। और कहां पर ट्रांसफर कर देना चाहिए? P&L अकाउंट में। और लॉस है, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं बाय P&L, तो P&L अकाउंट में जाकर ये क्या हो जाएगा? डेबिट साइड में चला जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, ध्यान से समझो, हमने ये 1 लाख का मटेरियल भेजा था और कुछ मटेरियल इसमें से कॉन्ट्रैक्टी की साइट से वापस मंगा लिया। अच्छा, जब भेजा था तो डेबिट किया था, वापस मंगाया है तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? बाई मटेरियल रिटर्न्ड।
क्या एंट्री डलेगी इस अकाउंट के अंदर? बाई मेटेरियल रिटर्न, जो भी अमाउंट का वापस मंगाया है उसे यहां पर क्रेडिट कर देना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। देखो जरा यहां पर क्रेडिट साइड में नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है, बाई मेटेरियल रिटर्न, यहां पर ये हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड, जब ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जा रहा है, अगर मटेरियल साइट पर बचा रह जाता है, कौन सा बचा रह जाएगा? जो हमने 1 लाख का भेजा था, जरूरी है क्या पूरे साल में वो मटेरियल यूज हो ही जाएगा? अगर एट द एंड ऑफ द पीरियड कुछ मटेरियल बचा रह जाता है तो क्लोजिंग स्टॉक के नाम से वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। देखो जरा नेक्स्ट एंट्री ये रही, बाई मटेरियल एट साइट, और ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, यहां पर क्रेडिट हो गया। और आप समझो, जो मटेरियल पहले साल यूज हुआ ही नहीं, तो क्या उसे पहले साल का खर्चा बुक करना चाहिए क्या? इसलिए हमने सारा अमाउंट क्योंकि स्टार्टिंग में डेबिट कर दिया था, एट द एंड ऑफ द पीरियड जो क्लोजिंग स्टॉक में एट द एंड ऑफ द पीरियड बचा रह जाएगा साइट पर, उसे यहां पर क्रेडिट कर देंगे। ये बात समझ आ गई? मटेरियल का इससे ज्यादा ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में पॉसिबल ही नहीं है। सारी एंट्रीज अभी तक मैंने जो इस अकाउंट में डिस्कस की हैं आपके साथ, वो सिर्फ मटेरियल के ट्रीटमेंट की हैं। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, जो भी मटेरियल साइट पर भेजा डेबिट कर दीजिए, कुछ मटेरियल सेल कर दिया, सेल अमाउंट को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। ये जो मटेरियल सेल किया है ये प्रॉफिट पर सेल किया है, तो जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर देंगे टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल लिखकर। अगर लॉस पर सेल किया है तो इस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बाई P&L अकाउंट, लॉस ऑन सेल लिखकर। अगर मटेरियल का कुछ वेस्ट हो गया है, एबनॉर्मल लॉस हो गया है साइट पर, तो भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बाई P&L अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। इस साइट से किसी दूसरी साइट पर मटेरियल ट्रांसफर कर दिया गया है, क्रेडिट कर देंगे बाई कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे वाला जहां पर भी हमने ट्रांसफर किया है। अगर किसी दूसरी साइट से मटेरियल इस साइट पर मंगाया है तो इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा टू कॉन्ट्रैक्ट, जहां से भी मंगाया गया है। कुछ मटेरियल इस साइट से वापस मंगा लिया है कॉन्ट्रैक्टर ने साइट से उठवाकर, तो इस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा बाई मटेरियल रिटर्न्ड। एट द एंड ऑफ द पीरियड जो भी मटेरियल अनयूज्ड रह गया है उसे हम यहां पर लिख के दिखाएंगे बाई मटेरियल एट साइट, साइट पर बचा रह गया है क्लोजिंग स्टॉक के नाम से क्रेडिट कर देंगे। समझ आ गई बात? ये अभी तक हमने सारे ट्रीटमेंट डिस्कस किए किसके, मटेरियल के रेस्पेक्ट में। आगे देखो जरा डेबिट साइड में, टू लेबर, जो भी लेबर का खर्चा है ड्यूरिंग द ईयर, टू ओवरहेड्स, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मैंने कहा किसी भी तरह का खर्चा हो सब यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में प्लांट एंड मशीनरी का स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। वो स्पेशल ट्रीटमेंट क्या होता है? प्लांट एंड मशीनरी की रेस्पेक्ट में 3 तरह के ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तीनों ट्रीटमेंट एक ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में होंगे, वो जो भी सिचुएशन, जो भी केस क्वेश्चन में बनाकर दे रखा होगा इंस्टीट्यूट ने, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यानी मेरे कहने का मतलब है 3 में से कोई एक ट्रीटमेंट क्वेश्चन में आएगा। अब कैसे पहचानेंगे उसकी बात हम यहां पर करेंगे। मान लो जिस कॉन्ट्रैक्ट पर, जिस साइट पर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ मान लो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है सर, 10 साल का, और मान लीजिए कोई प्लांट एंड मशीनरी की यूजफुल लाइफ ही 10 साल ही होती है। अब आप सोचो 10 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है, 10 साल की ही मशीन की लाइफ है, तो ऑब्वियस सी बात है एक मशीन तो उस साइट पर काम करते हुए ही डेप्रिशिएट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी। इस केस में ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर एक नई मशीन खरीदकर इस साइट पर काम स्टार्ट करे, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेशली एक मशीन खरीदी जाए जिसे कि यह माना जाएगा कि हाँ ये मशीन इसी कॉन्ट्रैक्ट के नाम की है और यहीं पर काम होते हुए एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑब्सोलीट हो जाने वाली है। अगर इस तरह का केस है, क्या केस बताया मैंने, स्पेशल परचेज का केस है, प्लांट स्पेशली परचेज किया गया है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो इस केस में जितने की प्लांट एंड मशीनरी वो परचेज की गई है, सारा अमाउंट उठाकर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। सर ऐसा तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय कभी किया ही नहीं है।
हम तो कभी भी मशीन की कॉस्ट को पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं करते, आप कह रहे हो सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। हमने तो आज तक ऐसा नहीं किया। मैं कह रहा हूं बच्चे स्पेशल ट्रीटमेंट है, ध्यान से समझ लेना। सर हम तो डेप्रिसिएशन उठाकर डेबिट करते आए हैं पीएनएल अकाउंट में, यहां पर भी एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो आएगा डेप्रिसिएशन ही, ट्रीटमेंट स्पेशल है, इसी तरह करना पड़ेगा। क्या करना है ध्यान से सोचो। मान लो कोई मशीन 10 लाख की है, 10 लाख की खरीदी, स्पेशली परचेज्ड का केस है, पूरा 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। अच्छा ये 10 लाख की मशीन 10 साल चलेगी, 10 साल चलेगी तो क्या पहले साल के एंड पे ही खत्म हो जाएगी क्या मशीन? नहीं सर, उसकी डब्ल्यूडीवी बचेगी। अच्छा कितनी डब्ल्यूडीवी बचेगी? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से बात करें, 10 लाख की मशीन 10 साल चलेगी तो एक लाख का डेप्रिसिएशन बनता है, यानी 10 लाख की मशीन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 9 लाख रुपए की तो रह जाएगी ना। तो मैंने क्या कहा, मैंने तो कहा पूरा 10 लाख यहां पर डेबिट कर देंगे। अच्छा 10 लाख डेबिट कर दो, जो एट द एंड ऑफ द मशीन साइट पर रह जाएगी 9 लाख रुपए की डब्ल्यूडीवी हो उसकी, 9 लाख क्रेडिट कर दो। अब आप सोचो, एक अकाउंट में हमने 10 लाख डेबिट कर दिया और 9 लाख क्रेडिट कर दिया, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ? 1 लाख। तो अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन 1 लाख का ही तो हुआ। इस तरह से यहां पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। क्या सर हम डायरेक्ट डेप्रिसिएशन निकालकर डेबिट नहीं कर सकते हैं? मैंने कहा बच्चे स्पेशल केस है। अगर स्पेशल परचेज का केस दे रखा हो फॉर ए पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, देन आपको कॉस्ट को डेबिट करना पड़ेगा, डब्ल्यूडीवी को क्रेडिट करना पड़ेगा। ये देखो जरा डेबिट साइड में क्या लिखा है, टू प्लांट, ये प्लांट की कॉस्ट को ही यहां पर डेबिट कर देंगे। और ये कब करेंगे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, इफ प्लांट इज स्पेशली परचेज्ड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। 10 लाख का प्लांट खरीदा है, पूरे 10 लाख रुपए यहां पर डेबिट हो जाएंगे। अच्छा मैंने कहा 9 लाख एट द एंड ऑफ द पीरियड क्रेडिट भी कर देना। देखना जरा इधर, ये क्या लिखा है हमने, बाय प्लांट एट साइट। हमने स्टार्टिंग में भेजा था 10 लाख का, 1 साल काम करते हुए हो गए हैं तो 9 लाख का बचा ना, तो मैंने कहा ये डब्ल्यूडीवी 9 लाख रुपए की यहां क्रेडिट कर देना। नेट इफेक्ट डेप्रिसिएशन का ही आएगा। ये ट्रीटमेंट हमें कब करना है? दोनों साइड में ट्रीटमेंट करना है। परचेज कॉस्ट को डेबिट, डब्ल्यूडीवी को क्रेडिट, जब स्पेशली प्लांट परचेज का केस हो फॉर ए पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। सर स्पेशल परचेज का केस नहीं है, मशीन की यूजफुल लाइफ होती है 10 साल, कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ 3 साल का, तो 3 साल में तो स्पेशल परचेज का केस बनेगा नहीं। हमारे पास पहले से कोई पुरानी मशीन है, हम उसी से उस कॉन्ट्रैक्ट पर काम करेंगे और अपना काम चल जाएगा। अगर इस तरह का केस है तो कोई कॉस्ट की बात नहीं करनी है, जितने टाइम आप उस मशीन को उस साइट पर उस कॉन्ट्रैक्ट पर यूज करेंगे उतने टाइम का डेप्रिसिएशन निकालकर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर देंगे, नॉर्मल जैसे पीएनएल अकाउंट में करते हैं डेप्रिसिएशन। देखो जरा, इसीलिए मैंने यहां पर साफ साफ लिखा है बीच में और, यानी दोनों केस एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होंगे। और अब क्या, टू प्लांट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन निकालकर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट करेंगे। कब करेंगे? पढ़ना, इफ प्लांट इज नॉट स्पेशली परचेज्ड। अगर स्पेशल परचेज का केस नहीं है तो डेप्रिसिएशन निकालिए, जितने पीरियड के लिए यूज की गई है मशीनरी उस साइट पर, उतने टाइम का डेप्रिसिएशन निकालकर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। 2 केस हो गए हैं। और तीसरा केस क्या हो सकता है? सर कॉन्ट्रैक्टर का अपना प्लांट एंड मशीनरी है ही नहीं, जब प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत होती है कॉन्ट्रैक्टर किसी थर्ड पार्टी से प्लांट रेंट पर लेता है और उसे रेंट चार्जेस, हायर चार्जेस पे कर देता है। तो सीधी सी बात है, कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा क्या है? जो भी रेंट उस थर्ड पार्टी को दिया जा रहा है उसके प्लांट यूज करने की वजह से, उस रेंट को, उस हायर चार्जेस को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर दो, खत्म हो गई बात। ये देखिए, और ये थर्ड केस आया। अब क्या लिखा हमने, टू प्लांट हायर चार्जेस। हायर चार्जेस कब होंगे? जब व्हेन प्लांट इज हायर्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी। ये बात ठीक है। 3 तरह के ट्रीटमेंट, स्पेशल परचेज का केस है, दोनों तरफ ट्रीटमेंट होगा, कॉस्ट डेबिट होगी, डब्ल्यूडीवी क्रेडिट होगी। स्पेशल परचेज का केस नहीं है, जितने टाइम साइट पर प्लांट यूज किया गया है उतने टाइम का डेप्रिसिएशन निकालो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर दो। प्लांट खुद का है ही नहीं, थर्ड पार्टी से हायर चार्जेस पर लिया है, जो भी हायर चार्जेस पे किए जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उस थर्ड पार्टी को, उतना अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। 3 में से कोई एक ट्रीटमेंट होगा, जैसा क्वेश्चन में दिया गया हो वैसा ट्रीटमेंट आप और हम करके चलेंगे। ये बात ठीक है। चलो, प्लांट एंड मशीनरी की भी बात यहां पर हो गई।
देखिए सारे तो खर्चे हमने डेबिट कर दिए, मटेरियल का ट्रीटमेंट हमने सीख लिया, लेबर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, प्लांट एंड मशीनरी का स्पेशल केस है वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, खर्चे तो सारे आ गए। अब इनकम की बात करते हैं। इनकम कैसे बताएं जब कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है? तो अब मैं कैसे बता दूं कि यहां पर इस पहले साल में कॉन्ट्रैक्टर ने इस कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हुए कितनी इनकम अर्न की है? जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा इनकम का पता तो तब चलेगा ना। तो अब यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कितना रेवेन्यू हमें यहां पर प्रेजेंट करना चाहिए। अभी कोई रेवेन्यू मैं निकाल ही नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि अभी वर्क प्रोग्रेस में है, अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ ही कहां है। मान लो 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था तो क्या मैं यहां पर 1 करोड़ का अमाउंट क्रेडिट कर दूं? 10 साल तक कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, 1 करोड़ मैं अभी कैसे क्रेडिट कर दूंगा? ये तो 1 करोड़ 10 साल का रेवेन्यू होगा ना। अब मैं पहले साल के एंड पे ही कैसे बता दूं कि कितनी इनकम, कितना रेवेन्यू हमें लेकर चलना चाहिए? जो भी रेवेन्यू हम यहां पर दिखाएंगे वो उसका नाम यहां पर दिखाया जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। अभी वर्क प्रोग्रेस में है क्रेडिट साइड में। अब आप इसे इनकम कहें, रेवेन्यू कहें, वो यहां पर दिखाया जा रहा है। किस नाम से दिखाया जा रहा है? ये देखो, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि अभी वर्क प्रोग्रेस में है। अच्छा, इसके अंदर हमने 2 हेडिंग दी हैं, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। इस पर हम थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। अभी ध्यान से सुन लेना, इस पर अभी हम थोड़ी देर बाद बात करें। यानी इस वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट कैसे निकालेंगे, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड क्या है, इनका अमाउंट कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, उसको मैं अभी कुछ देर बाद आकर डिस्कस करूंगा। चलो, रेवेन्यू भी हमने डाल दिया, खर्चे भी हमने सारे बुक कर लिए हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालिए, प्रॉफिट या लॉस का पता आपको चल जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी और इसे हम नाम देंगे टू नोशनल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। मेरी बात समझ रहे हैं? बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? नोशनल प्रॉफिट। सर नोशनल क्यों वर्ड यूज किया गया? देखो, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉफिट हमने पहले साल में इतना अर्न किया है नहीं कह सकता हूं। अच्छा, क्यों नहीं कह सकता हूं? अभी एस्टिमेटेड बेसिस पर ही तो काम चल रहा है। जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा 100% कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं बिल्कुल एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट नाम दे ही नहीं सकता। इसलिए इस प्रॉफिट को हम नाम देते हैं नोशनल प्रॉफिट। अच्छा, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो जाए तो बैलेंसिंग फिगर आएगी इधर और इसे हम क्या लिखेंगे? बाय लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बैलेंसिंग फिगर। प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं इसे नोशनल प्रॉफिट का नाम दूंगा, मैं पूरा प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। लेकिन अगर लॉस दिखाई देगा तो मैं लॉस आज ही बुक कर लूंगा। ये आप नॉर्मली अकाउंटिंग प्रिंसिपल में सीख कर आए हैं और यहां पर हम अकाउंट ही तो बना रहे हैं। यानी ये बिल्कुल अकाउंटिंग टर्म चल रही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पर है, ये सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो मैंने क्या कहा, ध्यान से प्लीज ध्यान से, अगर लॉस हो जाए, बैलेंसिंग फिगर से लॉस आ रहा हो तो आज ही इसे लॉस मान लेंगे। इस लॉस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे अभी। लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो मैं इसे प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, मैं इसे नाम दूंगा नोशनल प्रॉफिट। मतलब सर हम इसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं करेंगे, हम इसको प्रॉफिट मानेंगे ही नहीं। मानेंगे, लेकिन इस नोशनल प्रॉफिट अमाउंट को नहीं मानेंगे। सर फिर कितना लेंगे? इस नोशनल प्रॉफिट के अमाउंट को हम यहां पर वापस लेके आएंगे। नीचे देखो क्रेडिट साइड में बाय नोशनल प्रॉफिट, और इस नोशनल प्रॉफिट के 2 पार्ट करेंगे। डेबिट साइड में देखिए जरा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। टू P&L, जो कि हम मानकर चलेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। कुछ अमाउंट का प्रॉफिट हम बुक करेंगे और बाकी का बना देंगे रिजर्व, टू रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? सर कितना प्रॉफिट एज्यूम करेंगे और कितने का रिजर्व बनाएंगे? बच्चे रिजर्व कितने का बनाएंगे वो तो बैलेंसिंग फिगर से आएगा। तो हमें समझना क्या पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट हम P&L अकाउंट में बुक कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। ध्यान से समझ रहे हैं? पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मैंने डिस्कस कर लिया है। इसमें
छोड़ दिया है, तो वो मैंने क्या छोड़ दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ये वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड का अमाउंट कैसे निकल कर आएगा। दूसरा, नोशनल प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट हम P&L अकाउंट में बुक करेंगे, यानी मानकर चलेंगे कि हाँ हमने इतना प्रॉफिट अर्न कर लिया है, ये डिस्कस करना रह गया है। ध्यान से समझो जरा। चलो पहले बात करते हैं वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड की। ध्यान से सुनना। देखिए, जब कॉन्ट्रैक्टर साइट पर काम करता है तो कॉन्ट्रैक्टी, जिसके लिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टी एक एक्सपर्ट को हायर करता है, एक एक्सपर्ट को बुलाता है ये चेक कराने के लिए कि कितना काम कंप्लीट हो चुका है, कितना परसेंट काम कंप्लीट हो चुका है, परसेंटेज कहा मैंने, और जितने परसेंट काम कंप्लीट हो चुका है किसी भी पर्टिकुलर डेट को, उस परसेंटेज को हम नाम देते हैं प्रपोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो वो जो एक्सपर्ट है, कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा बुलाया गया जो एक्सपर्ट है, वो एक सर्टिफिकेट पर अपने लेटर हेड पर ये बात सर्टिफाई करके देता है, डेट डालकर देता है, अपनी ऑफिशियल स्टैंप लगाकर देता है कि हाँ इस पर्टिकुलर डेट तक इतने परसेंट काम कंप्लीट हो चुका है। मान लीजिए फर्स्ट ईयर के एंड पे उसने सर्टिफाई कर दिया कि 40% काम कंप्लीट हो चुका है। कितना बोला मैंने, मान लेते हैं 40% काम कंप्लीट हो चुका है, तो इस 40% को हम नाम देंगे प्रपोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, जरा देखो नीचे, ये देखो क्या लिखा है हमने यहां पर, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ध्यान से प्लीज, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जितने का प्राइस फिक्स किया गया था इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच। जैसे मैंने कहा था 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, प्रपोर्शन ऑफ वर्क डन एंड सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट। वर्क डन, वर्क कंप्लीट किसने किया, कॉन्ट्रैक्टर ने, सर्टिफाई किसने किया, आर्किटेक्ट ने। 40% मान लेते हैं यहां पर, जैसे मैंने कहा 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था तो 1 करोड़ हम यहां पर ले लेंगे और 40% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 लाख। और इस 40 लाख को हम उठाकर यहां पर डाल देंगे वर्क सर्टिफाइड की जगह पर। समझ आ गई बात, कैसे निकाली जाएगी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। प्रपोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड आपको दे रखा होगा, अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में दिया गया होगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको दे रखा होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आ गया। इतनी बात ठीक है। आगे हमने लिखा है वर्क अनसर्टिफाइड, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मान लो हम ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं 31 दिसंबर को, एट द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर। ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूं मैं। हम मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं 31 दिसंबर को, आर्किटेक्ट जो वर्क सर्टिफाई करके गया था वो गया था 31 अक्टूबर को। मान लिया मैंने जनवरी में हमने काम स्टार्ट किया था, जनवरी में काम स्टार्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बना रहे हैं 31 दिसंबर को, लेकिन कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा बुलाया गया एक्सपर्ट वर्क सर्टिफाई करके गया था 31 अक्टूबर को। अच्छा, जनवरी से अक्टूबर कितने महीने, 10 महीने, तो उसने जो 40% प्रपोर्शन सर्टिफाई किया वो तो सिर्फ 10 महीने का काम रहा होगा ना जो सर्टिफाई हो पाया। अच्छा, लेकिन हम तो अकाउंट बना रहे हैं 31 दिसंबर को, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने काम तो नवंबर और दिसंबर में भी किया है। यानी ये जो जिस दिन आर्किटेक्ट ने वर्क सर्टिफाई किया उस दिन के बाद जो काम हुआ, कब तक, जिस दिन हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, उस दिन तक। यानी पूरे नवंबर काम चला, पूरे दिसंबर काम चला, ये नवंबर और दिसंबर में किया गया काम तो सर्टिफाई हो ही नहीं पाया क्योंकि वो तो अक्टूबर को ही सर्टिफाई करके चला गया था। यानी वर्क सर्टिफाई हो जाने के बाद जो काम किया गया है नवंबर और दिसंबर मंथ में, इस वर्क को नाम दिया जाता है वर्क अनसर्टिफाइड। क्या नाम देते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड। अब बात आती है कि वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कोई लेना देना नहीं होगा। वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू निकालने के लिए यह वैल्यू सिर्फ
कॉस्ट कंप्यूट करके निकाली जाएगी। यानी उसने सर्टिफाई करा दिया था 31 अक्टूबर को, काम नवंबर और दिसंबर में भी चला है, तो इस नवंबर और दिसंबर में इस कॉन्ट्रैक्ट की साइट पर काम करते हुए कितनी कॉस्ट इनकर की गई है, खर्चा कितना हुआ है, सिर्फ उन खर्चों का टोटल कर लीजिए, उस कॉस्ट का टोटल कर लीजिए और कॉस्ट के टोटल को ही हम नाम देंगे वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ध्यान रहेगी बात। ये देखिए, ये मैंने यहां पर नेक्स्ट स्टार लगाकर इस बात को लिखा है। क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड वर्क की वैल्यू कैसे निकलेगी? इट इज कंप्यूटेड बाय कंसिडरिंग कॉस्ट ओनली। वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कोई लेना देना नहीं होगा। वर्क अनसर्टिफाइड वर्क को करने में कितनी कॉस्ट इनकर की गई है, उस कॉस्ट के टोटल को ही हम नाम दे देंगे वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड और यहां पर लिख देंगे इसे। देखो जरा, वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू आ गई। वर्क सर्टिफाइड कैसे निकलता है मैंने बता दिया, वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकलता है ये मैंने बता दिया। वर्क अनसर्टिफाइड में सिर्फ कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। अब क्या रह गया है इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डिस्कस करने के लिए कि सर अगर एक बार नोशनल प्रॉफिट आ गया तो नोशनल प्रॉफिट में से, देखो सर ये जो नोशनल प्रॉफिट आ गया, इस नोशनल प्रॉफिट में से प्रॉफिट पीएनएल में कितना ट्रांसफर करना है, यानी ये वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू। क्यों? क्योंकि रिजर्व वाली वैल्यू तो बैलेंसिंग फिगर से आएगी, तो समझने वाली बात कौन सी है, ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे इस पर बात करते हैं। ये देखिए, कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, इसके भी हमारे पास कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। जैसे ये देखो, क्या हेडिंग दे रखी है हमने, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डिपेंड करेगा कितना प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में लेकर जाना है, डिपेंड करेगा प्रपोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड पर। देखो जरा, हमने लिखा है प्रपोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये हमें चेक करना पड़ेगा और फिर हम अमाउंट निकाल पाएंगे प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। ये हेडिंग है दोनों तरफ, कितने प्रोपोर्शन के केस में कितना प्रॉफिट पीएनएल में लेकर जाना है, ये प्रोपोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड पर डिपेंड करता है। ध्यान दो, फर्स्ट पॉइंट इसे मैं कह देता हूं फर्स्ट पॉइंट, ये देखिए, वर्क सर्टिफाइड लेस देन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 25% भी वर्क सर्टिफाई नहीं हो पाया है तो पीएनएल में लेकर जाएंगे नील, कुछ भी प्रॉफिट हम बुक नहीं करेंगे। अच्छा, प्रॉफिट अगर पीएनएल में लेके जाएंगे नील, इसका मतलब सारा का सारा जो भी नोशनल प्रॉफिट है वो क्या बन जाएगा, रिजर्व बन जाएगा बैलेंसिंग फिगर की वजह से। सेकंड पॉइंट देखो यहां पर, वर्क सर्टिफाइड ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन ध्यान से रखना, चाहे एग्जैक्ट 25% हो चाहे 25% से ज्यादा हो, बट लेस देन 50%, यानी 25 और 50 के बीच में हो अगर, तो कितना लेकर जाएंगे। अब ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा, 1/3 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड। समझ आया क्या किया हमने, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड। आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन में, वर्क सर्टिफाइड ग्रेटर देन इक्वल टू 50%। अगर एग्जैक्ट 50% है तो भी यहां पर कवर होगा, ये इक्वल लगा रखा है हमने। 50% से ज्यादा है बट लेस देन 90%, लेकिन 90% से कम है तो सेम फॉर्मूला लगाना है, बस 1/3 की जगह पर क्या कर देंगे, 2/3 कर देंगे, यानी 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड। ध्यान रहेगी ये बात। बाकी जो बचेगा नोशनल प्रॉफिट का प्रोपोर्शन बैलेंस, उसका रिजर्व बन जाएगा। नेक्स्ट बुलेट में देखें, वर्क सर्टिफाइड ग्रेटर देन इक्वल टू 90%, चाहे 90% हो या 90% से ज्यादा हो, तो क्या करेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ध्यान से सुन लेना, यहां पर टर्म्स कुछ चेंज हो गई हैं इस वाले कॉन्सेप्ट में। क्या लिखा हमने, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अच्छा, कैश रिसीव्ड क्या है आपको बता दूंगा मैं, भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है वो आपको पता है।
अच्छा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जितने का कॉन्ट्रैक्ट है माइनस कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। मान लीजिए 95% काम हो गया, तो इस 95% काम को करने में जो कॉस्ट खर्च हो चुकी है वो माइनस कर दो, माइनस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड। अच्छा, 95% काम हो गया है तो 5% काम बचा हुआ है ना, तो इस 5% वर्क में कितनी कॉस्ट खर्च होगी उसका एस्टिमेट लगाएं, उसे भी माइनस कर दें। अब आप सोचो, ये जो प्रॉफिट निकल कर आएगा, ये क्योंकि यहां पर एस्टिमेट, कॉस्ट का एस्टिमेट लगाने से निकल कर आएगा, इसलिए इस प्रॉफिट को हमने नाम दिया है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। यानी कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो खर्च हो चुका है वो माइनस करो, जो खर्च होना बाकी है एस्टिमेट लगाकर वो भी माइनस करो, नाम दे देंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट। जब 90% या उससे ज्यादा वर्क सर्टिफाई हो जाता है तो हम इस तरह से प्रॉफिट निकालेंगे और पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। हालांकि 90% या उससे ज्यादा वर्क सर्टिफाई होने के केस में हमारे पास प्रॉफिट को पीएनएल में ट्रांसफर करने के लिए और भी मेथड हैं, लेकिन उनमें से सबसे बेस्ट मेथड जो है वो मैंने यहां पर आपको इस बुलेट में लिख कर दिया है, मोर देन 90% के केस में। सर और कौन से मेथड हैं, उन पर भी डिस्कशन हम कर लेंगे, फिलहाल आपको ये याद होना चाहिए। क्लियर है? ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल ले रहा हूं, 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, 40% वर्क सर्टिफाई हो गया है, तो वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू कितनी, 40 लाख। यानी ये सर्टिफाई हो गया कि 1 करोड़ में से 40 लाख का काम कॉन्ट्रैक्टर कर चुका है। तो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी से कहता है कि भाई आपने, आपके एक्सपर्ट ने बता दिया अब तो कि 40 लाख का काम हो गया, तो 40 लाख रुपए तो हमें दे दो। लेकिन कॉन्ट्रैक्टी पूरा 40 लाख का अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देता है, उसमें से कुछ अमाउंट रोक के रखता है। मान लीजिए 40 लाख में से 30 लाख कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। कितना दे दिया, 30 लाख। वर्क सर्टिफाई कितना था, 40 लाख, मिला कितना, 30 लाख। कितना रोक लिया उसने, 10 लाख। ध्यान से, 40 लाख वर्क सर्टिफाई, जो 30 लाख मिल गया उसे हम नाम देते हैं कैश रिसीव्ड, कॉन्ट्रैक्टर को मिल गया है। अच्छा, कितना रोक लिया है, 10 लाख, इसे हम नाम देते हैं रिटेंशन मनी, जो कि रिटेन कर ली है कॉन्ट्रैक्टी ने। सिंपल सही तो कॉन्सेप्ट है, नाम से ही क्लियर हो रही है बातें, बात समझ आ गई। 40 लाख था वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू, 30 लाख मिल गया, कैश रिसीव्ड का नाम दे दिया है, 10 लाख उसने रोक लिया, इसे रिटेंशन मनी कह दिया। यानी यहां पर जो हमने फॉर्मूलेज में यहां पर लिखा है कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, ये कैसे निकलेगा वो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा कि कितना अमाउंट कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को पे कर चुका है। हम क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में बना रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर ये अमाउंट कॉन्ट्रैक्टी से रिसीव करता है, इसलिए यहां पर कैश रिसीव्ड वर्ड दिया गया है। समझ आया आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट? बहुत टाइम लग गया है इसके फॉर्मेट को डिस्कस करने में ही। इसका एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है। ये देखिए, ये रहा। देखिए, जो भी चीजें आप मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं ये सब आपका पढ़ा हुआ है, इसलिए हम रिवीजन करते जा रहे हैं। आपको ये सारी चीजें रिकॉल हो जानी चाहिए, ठीक है। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, आप सिर्फ ये समझकर चल रहे हैं कि नहीं सर हम तो सिर्फ इस क्लास को देखेंगे और रैंक लेकर आ जाएंगे या बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ये रिवीजन हो रहा है। इन चैप्टर्स को जो मैं आपको यहाँ पर 1.5 घंटे 2 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूं, इनमें 7-7 8-8 क्लास लगती हैं हमारी। अब आप समझ सकते हैं कि 7-8 क्लास का काम हम यहाँ पर 2 घंटे में कैसे कर सकते हैं। ये इस वीडियो का पर्पस आपको रिवीजन कराना है, ये ध्यान से समझकर काम कीजिएगा। चलो ये पढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन। देखिए, द फॉलोइंग वाज द एक्सपेंडिचर ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹12 लाख कमेंस्ड इन जनवरी 2008। डेट पर खासा ध्यान रखना है, क्योंकि डेट के अकॉर्डिंग ही हम कितना प्लांट यूज किया गया है, कितने टाइम तक यूज किया गया है,
डेप्रीशिएशन निकालनी पड़ेगी। कब कॉन्ट्रैक्ट पर काम स्टार्ट हुआ है? जनवरी 2008। ठीक है। द फॉलोइंग वाज द एक्सपेंडिचर ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर 12 लाख। 12 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये 12 लाख रुपए क्या है? ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये बात तो क्लियर है? यानी जो अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच फाइनल फिक्स किया गया है। ठीक है। मटेरियल 2,40,000, वेजेस 3,28,000, प्लांट 40,000, ओवरहेड 17,200। ठीक है, ये खर्चा दे दिया इन्होंने। कैश रिसीव्ड, देखिए आ गया वर्ड कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अप टू 31st दिसंबर वाज 4,80,000। कैश रिसीव हो चुका है 4,80,000 रुपए 31 दिसंबर तक। जनवरी में काम स्टार्ट किया था, 31 दिसंबर की बात कर रहे हैं, पूरे साल की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं 4,80,000 रुपए रिसीव हो गए हैं, बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और ये 4,80,000 रुपए वर्क सर्टिफाई का 80% है। सोचो, एक्सपर्ट ने वर्क सर्टिफाई किया, जितना उसने सर्टिफाई किया उसका 80% कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दी। 80%, तो यानी कितना अमाउंट रोक लिया? 20% रोक लिया। 80% दे दिया यानी 20% रोक लिया। और 20% रोक कर 80% पेमेंट की, और ये जो पेमेंट की ये 4,80,000 रुपए की पेमेंट की है। तो आप मुझे बता सकते हो कि वर्क सर्टिफाई कितना किया गया होगा? मैंने कहा वर्क सर्टिफाई कितना किया गया होगा? वर्क सर्टिफाइड कितना रहा होगा? सोचो, 4,80,000 अगर 80% है तो वर्क सर्टिफाई कितना होगा? इसे 80% से डिवाइड कर दो ना, कितना? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाई हुआ होगा। 6 लाख का 80%, 4,80,000 पेमेंट दे दी। 20%, 1,20,000 रोक लिया, रिटेंशन मनी। क्लियर है? आगे पढ़ें। द वैल्यू ऑफ मेटेरियल्स इन हैंड वाज 20,000। मेटेरियल इन हैंड 31 दिसंबर को बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हाथ में 20,000 रुपए का मेटेरियल था। यानी ये क्या है? ये वो मेटेरियल है जो साइट पर बचा हुआ रह गया, क्लोजिंग स्टॉक, जिसे हमने कहा था मेटेरियल एट साइट। द प्लांट हैड अंडरगोन 20% डेप्रिशिएशन। कह रहे हैं प्लांट पर सीधा सीधा 20% का डेप्रिशिएशन ले लेना। ठीक है, डेप्रिशिएशन लेने की बात की है, डेप्रिशिएशन हम ले लेंगे। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। आओ मिलकर बना देते हैं। ज्यादा टर्म्स है नहीं, इसका मतलब ज्यादा बड़ा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो सारी टर्म्स को यूज करते हुए कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। कोई भी टर्म दे रखी हो तो आपको पता है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाना है। कॉन्ट्रैक्ट का नंबर या कोड कुछ दे नहीं रखा था, तो दे रखा था क्या? नाम, नंबर या कोई कोड नहीं, सीधा कॉन्ट्रैक्ट ही लिखा हुआ था। अगर लिखा होता तो हम यहाँ पर लिख देते। मान लीजिए कोई नंबर दे रखा है तो कॉन्ट्रैक्ट 123 अकाउंट या कॉन्ट्रैक्ट XYZ अकाउंट, जो भी है। यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, हमने लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट फॉर्मेट, हालांकि आपको पता है ये मुझे बनाने की जरूरत नहीं है रिवीजन क्लास में, लेकिन फिर भी बना रहे हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए देखिए क्या क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में। सबसे पहले मटेरियल खर्च हुआ 2,40,000 का। खर्च क्या हुआ? जो इन्होंने भेजा होगा वो दे रखा है, ये लीजिए टू मटेरियल।
2,40,000। आगे देखो, वेजेस 3,28,000। टू वेजेस 3,28,000। फिर क्या है, प्लांट 40,000। और प्लांट पर नीचे हमने पढ़ा था कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लेनी है, 20%। पूरे साल काम हुआ है जनवरी से दिसंबर तक, तो सीधा सीधा 40,000 का 20% निकाल देते हैं। टू प्लांट डेप्रिसिएशन, 40,000 का 20% कितना आ जाएगा, 8,000। आगे बढ़े, ओवरहेड 17,200। टू ओवरहेड्स 17,200। आगे बढ़िए, फिर नीचे बताया था कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप टू 31st दिसंबर was 4,80,000 being 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। 4,80,000 वर्क सर्टिफाइड नहीं है, 4,80,000 की कैश रिसीव हुआ है, और ये वर्क सर्टिफाइड का 80% है, तो वर्क सर्टिफाइड आप निकाल सकते हो। ये देखो, और इसे हम कैसे लिख के दिखाएंगे, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क सर्टिफाइड 4,80,000, और ये वर्क सर्टिफाइड का 80% है, तो वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू कितनी आ गई, 6 लाख। ठीक है, आगे देखिए, द वैल्यू ऑफ मेटल इन हैंड वाज 20,000। ये मेटल एट साइट है। अच्छा, वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया, क्या ऐसा हो सकता है कि वर्क अनसर्टिफाइड ना हो, बिल्कुल हो सकता है। मैंने क्या बताया था वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब, वर्क सर्टिफाई करने के बाद किया गया काम। हो सकता है दिसंबर के एंड पे ही वर्क सर्टिफाई किया गया हो, तो वर्क अनसर्टिफाइड होगा ही नहीं। ये बात ठीक है, तो वर्क अनसर्टिफाइड यहां पर है नहीं, तो अब हम लास्ट आइटम यहां पर क्या दे रखी है, लास्ट टर्म, बाय मटेरियल एट साइट। मटेरियल एट साइट कितना अमाउंट था, 20,000 का, डाल दीजिए इसे, और कुछ बाकी रहा नहीं। इसको हम यहां पर बैलेंस्ड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, या तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा तो हम नाम देंगे नोशनल प्रॉफिट, लॉस आएगा तो हम सीधा लिखेंगे लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, P&L में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे। चलो देखना जरा, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। सर ये तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। अच्छा कितना आ गया है, ये आ रहा है 6,20,000। बैलेंसिंग फिगर टू नोशनल प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर निकाल दो जरा कितना है, 26,800। इसे वापस ले आएंगे यहां पर बाय नोशनल प्रॉफिट 26,800।
26,800। एक पार्ट को हम प्रॉफिट मानेंगे टू P&L अकाउंट, ये हम निकाल लेंगे अभी नीचे वर्किंग नोट नंबर 1 में। टू रिजर्व, ये आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है जी, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। क्या निकालना है हमें यहाँ पर? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। प्रॉफिट का कितना अमाउंट P&L में ट्रांसफर करना है। अच्छा, कैसे निकालते हैं, क्या बताया था मैंने? वो डिपेंड करता है वर्क सर्टिफाइड कितना परसेंट है। किसका? वर्क सर्टिफाइड कितना परसेंट है टोटल कॉन्ट्रैक्ट का। जरा ध्यान देना, ध्यान से समझना। वर्क सर्टिफाइड है कितना, ये बता दो। सर वर्क सर्टिफाइड तो हमने अभी ऊपर निकाला है 6 लाख है। 6 लाख कैसे आया था पता है ना आपको? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दे रखा है 12 लाख का। देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि सर क्वेश्चन में तो लिखा है वर्क सर्टिफाइड 80% है। वो जो 80% दे रखा था वो कैश रिसीव्ड दे रखा था, यानी वर्क सर्टिफाई का कितने परसेंट पेमेंट कर चुका है कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को, वो तो वो प्रोपोर्शन है। वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितने परसेंट है वो कहां दे रखा है, वो तो मैं निकालूंगा। अब आप सोचो 12 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें से 6 लाख का सर्टिफाई हुआ है, कितने परसेंट? ये लो, वर्क सर्टिफाइड। सर 6 लाख का सर्टिफाई हुआ है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट 12 लाख का था, इसका मतलब ये सर्टिफाई हो गया कितने परसेंट? 50%। और 50% अगर वर्क सर्टिफाइड हो तो कितना प्रॉफिट P&L में ट्रांसफर करके चलते हैं? 2/3। मैं पढ़वा चुका हूं आपको, देख सकते हो आप यहाँ पर। 50% एग्जैक्ट 50% है तो कहां पर कवर होगा? यहां पर कवर होगा। यहां पर कितना ट्रांसफर करेंगे? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड, निकाल देते हैं। प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L account is equal to 2/3 into notional profit into cash received divided by work certified। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, देखो जरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से कितना निकाला था हमने? नोशनल प्रॉफिट ये तो रहा 26,800। 26,800 इंटू कैश रिसीव्ड, कितना कैश रिसीव हो चुका है? 4,80,000 पेमेंट मिल चुकी है, डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड 6 लाख, दैट इज इक्वल टू रुपीज कितना आ गया, निकालो। 14,293 कितना आ रहा है? 14,293। ये लो, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डाल देते हैं। 14,293। बैलेंसिंग फिगर बता दो, बैलेंसिंग फिगर कहां आ जाएगी? इसका बन जाएगा रिजर्व।
कितना 12,507 12,507 ये देखिए ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। बात समझ आ गई है। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपसे कुछ और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा क्या कॉन्सेप्ट है वो? आपसे कहा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाइए। कौन सा अकाउंट बनाइए? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हम ये किसकी बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना है। कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है और कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में ही तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनेगा। क्वेश्चन में मांगा नहीं है, आपको समझाने के लिए, रिवीजन पर्पस के लिए। अगर इसी क्वेश्चन में हमें कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ध्यान से। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट आपसे कहीं पर भी मांगा जा सकता है तो आपको बनाना आना चाहिए। देखो, और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में बनाने जैसा कुछ है भी तो नहीं। देखो, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स ये मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। एंट्री क्या डाली जाएगी मैं डायरेक्ट उस पर बात करूंगा। छोटा सा अकाउंट बनेगा बिल्कुल। आप मुझे बताइए, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच लेना देना आखिर है ही क्या? सर, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके देगा और कॉन्ट्रैक्टी उसे पेमेंट करेगा। कितने की पेमेंट करेगा? 12 लाख रुपए की, क्योंकि 12 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या 12 लाख पहले साल में मिल गए क्या? सर, उसने तो 4,80,000 ही दिए हैं। तो सोचो जरा, अगर हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्टी से हमें पेमेंट आई 4,80,000 की, एंट्री बताइए। सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। बस ये एक ही तो एंट्री है जो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में आएगी। क्या बताया मैंने? कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। तो ये लो, उसकी लेजर पोस्टिंग आप कर नहीं सकते हैं क्या? ये लो, बाय कैश। कितना अमाउंट मिला था? 4,80,000। और कुछ बाकी? सर, और तो अब अगले साल पता चलेगा क्या मिला क्या नहीं मिला। बस ये अकाउंट यहां पर क्लोज हो गया। इधर लिख देंगे यहां पर टू बैलेंस CD 4,80,000 बन गया कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। अगर बनाने के लिए आ जाए तो बना लोगे ना, है ही कैश में। एक तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट हमने यहां पर बनाना सीख लिया। और क्या पूछा जा सकता है? एक टर्म और होती है, वो भी मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करूंगा। ध्यान से, वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस टू बी शोन इन बैलेंस शीट। वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस टू बी शोन इन बैलेंस शीट। आपसे पूछा जा सकता है कि बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कितनी दिखाई जाएगी, वो भी निकाल कर बताओ। देखिए, हम कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स बना रहे हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स बना रहे हैं तो वर्क इन प्रोग्रेस उसकी एसेट होगी। क्यों? वर्क इन प्रोग्रेस से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? वर्क इन प्रोग्रेस से रिप्रेजेंट हो रहा है कि हमने काम तो कर दिया है, पेमेंट मिलना बाकी है। पेमेंट मिलना बाकी है, तो जैसे हम बुक्स में नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखाते हैं ना, डेटर्स, सर सेल तो कर दी, पेमेंट आना बाकी है, बिल्कुल उसी तरह वर्क इन प्रोग्रेस प्रेजेंटेशन है उसकी। तो यानी ये कहां पर दिखाई जानी है? मैं लिख रहा हूं ऊपर, ध्यान से समझ लेना। ये एसेट साइड में आएगा, एसेट साइड। हाईलाइट भी कर देता हूं इस बात को। अच्छा, कैसे निकलेगी ये वैल्यू वो समझते हैं। हम क्या निकाल रहे हैं? वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कितनी दिखाई जानी है। तो पहले तो वर्क सर्टिफाइड,
वर्क सर्टिफाइड वो ले लेंगे यहां पर। वर्क सर्टिफाइड जैसे हमारा इस क्वेश्चन में कितना था, 6 लाख, प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, इस वाले क्वेश्चन में कितना है, नील। मैं तो आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं इसलिए मैंने वर्क अनसर्टिफाइड भी लिखा। टोटल कितना आ गया है, 6 लाख, माइनस रिजर्व। रिजर्व हम इस साल का मान ही नहीं रहे हैं। प्रॉफिट कितना रिजर्व में ट्रांसफर किया था, बैलेंसिंग फिगर से देखो जरा ऊपर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, ये रहा। रिजर्व में हमने ट्रांसफर किया था 12,507। $12,507 कितना बचा ये, 5,87,493 माइनस, यानी इतना पेमेंट हमें मिलना चाहिए। इसमें से कुछ तो मिल गया है ना, कैश रिसीव्ड। रिसीव कितना हो चुका है, सिर्फ 4,80,000 कॉन्ट्रैक्टी हमें दे चुका है। ये माइनस कर दीजिए और ये जो वैल्यू आएगी यही वैल्यू बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस की प्रेजेंट की जानी चाहिए। कितनी आ गई है, 1,07,493। ये एसेट साइड में वैल्यू प्रेजेंट होगी। ध्यान रहेगी ये बात। कैसे निकालेंगे हम वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस टू बी शोन इन बैलेंस शीट, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस माइनस रिजर्व में जो हमने अमाउंट ट्रांसफर किया है, और जो बैलेंस बचेगा फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे कैश रिसीव्ड जो कि हमें रिसीव हो चुका है। ये 1,07,493 एसेट साइड में बैलेंस शीट में प्रेजेंट हो जाएगी वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से। ध्यान रहेगी ये बात। समझ आया आपको ये कॉन्सेप्ट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना हमने सीख लिया। वर्क इन प्रोग्रेस में हम वैल्यू वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा। कितना प्रॉफिट पी&एल में ट्रांसफर किया जाना चाहिए, नॉर्म्स हैं उनके कुछ, वो हमें याद होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनेगा वो हमने यहां पर सीख लिया। वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस टू बी शोन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कितनी प्रेजेंट होगी वो हमने यहां पर सीख ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 90% या उससे भी ज्यादा हो, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उसके और भी मेथड हैं कि कितना प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उन मेथड्स पर डिस्कशन करते हैं। देखिए जरा, अभी हमने क्या लिखा था, यहां पर देखो जरा, ये वाला पॉइंट 90% और मोर देन 90% के केस में वर्क सर्टिफाइड 90 ग्रेटर देन इक्वल टू 90% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो हमने यहां पर लिखा एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अच्छा, और मैंने आपसे कहा कि इसके और भी मेथड हैं, वो कौन से मेथड्स हैं वो देखते हैं। ये देखिए, हेडिंग देखें पहले, सबसे पहले हेडिंग देखिए, प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट व्हेन वर्क सर्टिफाइड ग्रेटर देन इक्वल टू 90% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। व्हेन वर्क सर्टिफाइड ग्रेटर देन इक्वल टू, दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 90% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। उस केस में हम कितना प्रॉफिट P&L में ट्रांसफर करेंगे वो हमें यहां पर डिस्कस करना है। मेथड फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखें, क्या लिखा है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, दिख रहा है आपको, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये सबसे पहला मेथड है।
ये सबसे पहला मेथड है जो मैंने यहां पर, अच्छा कोई नंबर वाइज नहीं है कि हाँ सर इसे हम सबसे पहला ही कहेंगे, ऐसा नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है। ये सबसे बेस्ट मेथड है। यानी अगर आपको क्वेश्चन में आप पर छोड़ दिया जाता है कि आप बताइए कितना प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर करें, तो आप हमेशा ये वाला मेथड यूज करके आना। अगर क्वेश्चन में ही लिख दिया जाता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट बाय वेरियस मेथड्स, अगर ऐसे लिखा जाता है वेरियस मेथड्स, तो आपने ये पांचों मेथड वहां पर लगा कर आने हैं। ध्यान से देखो और डिफरेंस समझो इनमें क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यही हमने ऊपर लिख कर दिया था। सेकंड मेथड देखो क्या है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यहां पर क्या किया हमने, ऊपर वाले मेथड में कैश रिसीव्ड लिखा था, यहां पर हमने लिखा वर्क सर्टिफाइड। थर्ड मेथड एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। मतलब कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट आज तक कितना खर्च हो चुका है वो ऊपर ले लीजिए, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, जो खर्च हो चुका है वो भी, और जो फर्दर अभी एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल होनी है वो भी, सबका टोटल उठाकर उससे डिवाइड कर दीजिए। तो ये थर्ड मेथड में कितना प्रॉफिट पीएनएल में लेकर जाना है वो अमाउंट कंप्यूट होकर आ जाएगा। फोर्थ मेथड एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। जरा ध्यान दो, ये जो है ये तो ऊपर थर्ड वाले मेथड वाली ही टर्म्स आ गई सारी, इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, ये एक और मेथड फोर्थ मेथड में हमने लिख दिया। और लास्ट में, लास्ट मेथड एस्टिमेटेड प्रॉफिट का नहीं, ये नोशनल प्रॉफिट का है। देखिए नोशनल प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये पांच मेथड है, ये पांचों फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। अगर आप पर छोड़ देता है इंस्टीट्यूट तो आप फर्स्ट मेथड जो हमने बेस्ट मेथड लिखा है वो लगा कर आएंगे, यानी एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और अगर बाय वेरियस मेथड्स लिखा जाता है तो हम ये सारे मेथड लगा कर आएंगे, या कोई अलग मेथड हमसे पूछा गया है तो इंस्टीट्यूट वो हमें लिख कर बताएगा कि इनमें से कौन सा मेथड यूज करते हुए आप अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कंप्यूट करके दें। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था आपसे, ये देखिए यहां पर सारे मेथड इंस्टीट्यूट ने आपसे पूछ लिए, पढ़ो जरा क्या लिखा है। कंप्यूट ए कंजर्वेटिव एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन 90% कंप्लीट, जो कि 90% कंप्लीट हो चुका है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग अंडर वेरियस मेथड्स एंड गिव योर रिकमेंडेशन। तो हम रिकमेंड कौन सा करेंगे, जो फर्स्ट मेथड है वो रिकमेंड करेंगे, और हमें सभी मेथड से ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालकर यहां पर देना है। ये बात ठीक है। तो सारे मेथड लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमें चाहिए होगा, नोशनल प्रॉफिट हमें चाहिए होगा, पहले हम यही निकालेंगे। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जो कि हमने अभी पढ़ा है। कंप्यूटेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, पहले एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था, देखो ये यहां पर दे रखा है हमें, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6,12,000, 6,12,000 लेस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट।
अच्छा, टोटल कॉस्ट माइनस करनी है, तो इसमें से दो तरह की कॉस्ट माइनस करनी होती है हमें। एक तो कॉस्ट इनकर्ड टू डेट और एक फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये लो लिख देता हूं मैं। कॉस्ट इनकर्ड टू डेट एंड फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड। ये एस्टिमेटेड होगी, अभी कितनी और खर्च होना बाकी है वो तो एस्टिमेट ही लगाकर पता चलेगा ना, देखना कितना कितना है। टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट ये है 4,50,000। और देखो जरा नेक्स्ट लाइन में, एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग कंटिजेंसीज 25,000। 450 25 4,50,000 25,000। ये टोटल करके ले आइए आउटर कॉलम में, 4,75,000। ये आ गया हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, और कितना आ रहा है ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट? ₹1,37,000। एक मेथड में हमें नोशनल प्रॉफिट भी चाहिए होगा, वो भी निकाल लेते हैं पहले। कंप्यूटेशन ऑफ नोशनल प्रॉफिट। अच्छा बताओ जरा, नोशनल प्रॉफिट कैसे निकलता है? सर नोशनल प्रॉफिट तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से निकलता है। कोई बात नहीं, ज्यादा टर्म्स हमें यहाँ पर दे कहाँ रखी है जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही ऐड और लेस करके निकाल देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम रेवेन्यू क्या लेते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस, और वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या आता है? वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। ले लीजिए। वर्क सर्टिफाइड देखो कितना है, वर्क सर्टिफाइड हमें दिया है 5,50,800। 5,50,800। वर्क अनसर्टिफाइड भी दिया है। वर्क अनसर्टिफाइड चेक करो, वर्क अनसर्टिफाइड 34,000 का। टोटल कर लीजिए इसको, 5,84,800 लेस जो भी कॉस्ट खर्च होती है वो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट करते थे, यहां पर लेस कर देते हैं। लेस कॉस्ट इनकर्ड टू डेट। कॉस्ट इनकर्ड टू डेट कितनी थी? 4,50,000। और कुछ माइनस होना नहीं, ये आ जाएगा हमारा नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट 1,34,800। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, कितना प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए वो निकाल देते हैं। और इसके लिए वेरियस मेथड्स इन्होंने वर्ड यूज किया है, तो हमें सारे मेथड यहां पर लगाने पड़ेंगे। ये लो, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो जरा, मेथड फर्स्ट क्या था? मेथड फर्स्ट बताओ, जो हमने बेस्ट मेथड रिकमेंड भी किया है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमने निकाला है ऊपर 1,37,000 का। 1,37,000 इंटू कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया था। देखिए जरा, कैश रिसीव्ड ये रहा 4,40,640। 4,40,640 डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी हमने ऊपर लिखा था अभी 6,12,000। 6,12,000 इज इक्वल टू रुपीज। कितना आ गया निकाल लीजिए। रुपीज 98,640। ठीक है, फर्स्ट मेथड हमने लगा दिया यहां पर। ये मेथड सेकंड, सेकंड मेथड क्या था? एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1,37,000 इनटू वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड था 550,800। 5,50,800 डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6,12,000 का। निकाल दीजिए ये भी कितना आ रहा है। रुपीज 1,23,300। मेथड थर्ड, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट इनकर्ड टू डेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1,37,000 इनटू कॉस्ट इनकर्ड टू डेट। कॉस्ट इनकर्ड टू डेट ये रही, देखो 4,50,000। 4,50,000 और एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट या टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, इससे मतलब क्या है? जो खर्च हो गया वो भी प्लस जो होना बाकी है वो भी, टोटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट। ये देखो, ये भी हमने यहां पर दोनों को ऐड करके निकाली थी। ये रही 4,75,000। 4,75,000 is equal to rupees
1,29,789 राउंड ऑफ कर दिया हमने। मेथड फोर्थ, ये भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट इनकर्ड टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू कैश रिसीव्ड divided by work certified। $1,37,000 into cost incurred to date $4,50,000, total estimated cost $4,75,000 into कैश रिसीव्ड, अभी हमने कुछ देर पहले फर्स्ट मेथड में देखकर लिखा था, कैश रिसीव्ड यहीं से देख लो 4,40,640, 440,640 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड भी अभी हमने कुछ देर पहले लिखा था 550,800, 5,50,800, दैट इज रुपीज कितना आ गया ये? $1,03,832 कर देते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है जी। और लास्ट मेथड, मेथड फिफ्थ, ये नोशनल प्रॉफिट वाला मेथड है। नोशनल प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। नोशनल प्रॉफिट हमने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही निकाला था, ये रहा 1,34,800, 1,34,800 into वर्क सर्टिफाइड 5,50,800 divided by contract price 6,12,000, that is rupees 1,21,320। देखो 5 मेथड से हमने निकाल कर दे दिया, पांचों मेथड से कितना कितना अमाउंट आ रहा है वो हमने निकाल दिया बाय वेरियस मेथड्स। इन्होंने कहा था, और क्या कहा था देखो जरा, अंडर वेरियस मेथड्स एंड गिव योर रिकमेंडेशन। तो कौन सा मेथड आप रिकमेंड करेंगे? फर्स्ट मेथड रिकमेंड करेंगे, यानी हम रिकमेंड करेंगे 98,640 वाला, लिख देंगे मेथड फर्स्ट इज रिकमेंडेड। चलिए बन गया ये क्वेश्चन भी हमारा। कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है उसके कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट पर लॉस हो रहा हो तो लॉस कितना ट्रांसफर करना है, उसके प्रोविजंस आपको याद होने चाहिए। वो प्रोविजंस याद कराने के लिए मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। उसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने नहीं डाला है क्योंकि नॉर्मली इंस्टीट्यूट एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, लेकिन लॉस के प्रोविजन आपको मालूम होने चाहिए। ये देखिएगा जरा,
ये देखें, प्रोविजंस रिलेटिंग टू लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, प्रोविजंस रिलेटिंग टू लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर 3 सिचुएशन हमने बनाई है, ध्यान से देखना। सिचुएशन ये रही, कितना लॉस पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे, वो ये रहा, अमाउंट ऑफ लॉस टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान से सुनना, फर्स्ट सिचुएशन देखें यहां पर, करंट ईयर लॉस, आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, उसमें लॉस आ रहा है, नोशनल प्रॉफिट नहीं, लॉस आ रहा है, बट टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट, लेकिन अगर टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालें, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कॉस्ट इनकर्ड टू डेट माइनस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड, यानी करंट ईयर के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लॉस आ रहा है, टोटल जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट पर एस्टिमेटेड होगा टोटल प्रॉफिट। अगर ऐसा है तो करंट ईयर का जो लॉस आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, वही लॉस पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए हमने यहां पर लिखा करंट ईयर लॉस, ये लॉस का अमाउंट पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, सिचुएशन सेकंड, करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट से मतलब क्या है, करंट ईयर के यानी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आ रहा है नोशनल प्रॉफिट, ध्यान से सुनना, नोशनल प्रॉफिट बट टोटल एस्टिमेटेड लॉस, लेकिन जब टोटल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो उससे एस्टिमेटेड प्रॉफिट नहीं, एस्टिमेटेड लॉस होगा। इस केस में हम कुछ भी प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने पर तो हमें लॉस होने वाला है, तो फिर प्रॉफिट किस बात का, बेशक वो करंट ईयर में नोशनल प्रॉफिट क्यों ना दिखा रहा हो, हम क्या करेंगे, टोटल एस्टिमेटेड जो लॉस आ रहा होगा वही पी एंड एल में ट्रांसफर करके चलेंगे। ये देखो ये लिखा हमने, टोटल एस्टिमेटेड लॉस, लॉस बुक करेंगे ना कि कोई प्रॉफिट। लास्ट, करंट ईयर लॉस, करंट ईयर के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लॉस है एंड टोटल एस्टिमेटेड लॉस, और जब हम टोटल एस्टिमेटेड की बात करते हैं तो उसमें भी लॉस आ रहा है, तो हम लॉस को ही पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सर कौन सा लॉस, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, जो भी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन को प्रेजेंट करेगा। देखो ये लिखा हमने, करंट ईयर लॉस और टोटल एस्टिमेटेड लॉस विच एवर इज हायर। ध्यान रहेगी बात, लॉस की 3 सिचुएशंस हैं, 3 सिचुएशंस हैं। करंट ईयर के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लॉस है, टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, जो लॉस आ रहा है उसे ट्रांसफर कर दो। करंट ईयर में नोशनल प्रॉफिट आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, लेकिन टोटल एस्टिमेटेड लॉस है, टोटल एस्टिमेटेड लॉस को ही आज बुक कर लेंगे लॉस के नाम से। करंट ईयर के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में भी लॉस है, टोटल एस्टिमेटेड में भी लॉस है, तो जो दोनों में हायर है वो लॉस हम ट्रांसफर करके चलेंगे। क्या कोई सिचुएशन छूट गई है क्या, हमने करंट ईयर लॉस टोटल प्रॉफिट इस तरह से बात कर ली, करंट ईयर प्रॉफिट टोटल लॉस इस तरह से बात कर ली, करंट ईयर भी लॉस टोटल भी लॉस उस तरह से बात कर ली, तो छूटा क्या, करंट ईयर भी प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट और टोटल एस्टिमेटेड भी प्रॉफिट। अब क्या करें, अब तो लॉस है ही नहीं, तो फिर प्रोविजन फॉर लॉस में थोड़ी ना आएगा वो। करंट ईयर में भी प्रॉफिट है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, टोटल एस्टिमेटेड भी प्रॉफिट है, तो कितना प्रॉफिट पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे, वो नॉर्म्स तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए थे, याद आ रहा है ना, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, वो जो क्वेश्चन बनाया हमने। ध्यान रहेगी ये बात, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस, जो कॉन्सेप्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब मैं यहां पर डिस्कस कर चुका हूं।